हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूस हब में। और ये हमारी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। मेरा नाम फ़िज़ा अंसारी है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए बिना देरी करे हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की थर्ड बुक का 10 चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद शासन का अर्थ, कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, और साथ ही साथ हम उस समय में देहात में रहने वाले लोगों और ज़मींदारों के बारे में पढ़ेंगे। और हम राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाले संथाल लोगों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन बंगाल में कैसे स्थापित करा, हम इस बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह से उन्होंने भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अपनी नीतियाँ बनाई, हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम उन स्रोतों को जानेंगे जो हमें यह जानकारी प्राप्त कराते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। तो देखते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था। जो औपनिवेशिक शासन था वो सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था तथा यही वह प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज पुनर्व्यवस्थित किया गया था। जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज बना था, यही वो प्रांत था। तथा भूमि अधिकारों से संबंधित नई व्यवस्था लागू की गई थी यहाँ पर बंगाल में, और राजस्व प्रणाली स्थापित की गई थी। और एक राजस्व की एक स्थायी प्रणाली जो है स्थापित की गई थी सबसे पहले बंगाल। अब हम बंगाल के एक शहर बर्दवान के बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण शहर है बर्दवान। वहाँ पर एक नीलामी की गई थी जिसकी घटना को हम पढ़ेंगे और हमें और पता चलेगा इस औपनिवेशिक शासन के बारे में। तो चलिए, ये जो बात है 1797 की है। सन 1797 में बर्दवान में, जिसे आज का हम बर्धमान कहते हैं, में एक नीलामी की गई थी। इसमें बर्दवान के राजा, यहाँ पर ये राजा होगा, इसमें बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक भू संपदाएं यानी उसकी संपदाएं बेची व नीलाम की गई थी। सन 1793, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सन 1793 में ईस्ट मरारी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि जो है निश्चित कर दी थी और ये उन्हीं के द्वारा जो है लागू किया गया था। इसमें उन्होंने राजस्व की राशि जो थी निश्चित कर दी थी, यानी उन्होंने तय कर दिया था कि उन्हें कितना राजस्व जो है वसूल करना है, जो प्रत्येक ज़मींदार को अदा करना होता था। यहाँ पर जो है प्रत्येक ज़मींदार वो राजस्व उन्हें अदा करते थे। किससे लेते थे वो ज़मींदार राजस्व? किसानों से। तो ये राजस्व वो किसानों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को अदा करते थे। जो ज़मींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी राजस्व वसूली करने के लिए उनकी जो है संपदाएं बेच दी जाती थी। तो इसलिए जो है हम देखेंगे कि बर्धमान में राजा की भू संपदाएं बेच दी गई थी, क्योंकि वह अपनी राशि को अदा नहीं कर पाया था। क्योंकि बर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी रकम बकाया थी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी कि जो बर्धमान का जो राजा था उस पर राजस्व की बड़ी रकम जो है बकाया हो गई थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम कर दी गई। और सबसे ऊंची, यहाँ पर ये जो है ऊंची होगा, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को क्या कर दिया गया? वो संपदा बेच दी गई। लेकिन वहाँ के कलेक्टर को पता चलता है कि जो 95% जो बिक्री थी वो फर्जी थी, और ज़्यादातर खरीदार कौन थे? खरीदार राजा के अपने ही नौकर और एजेंट थे, और उन्होंने राजा की तरफ से ये ज़मीनें खरीदी थी। तो यहाँ पर राजा ने अपने नौकर और एजेंट को भेज दिया था, जिसने राजा की तरफ से उसी की ज़मीनें दोबारा खरीद ली थी। और ये हम आगे और पढ़ेंगे कि अकेले वर्धमान राजा के
ज़मीनें ही या संपदाएं नहीं बेची गई थी, बल्कि 18वीं शताब्दी में के जो अंतिम वर्ष थे, ये इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक ज़मींदारियाँ जो हैं हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है। और अब हम देखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों लागू किया था, क्यों उन्होंने ये इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, हम इस बारे में जानेंगे। तो 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा संकट के दौर से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था गुजर रही थी, क्योंकि बार बार जो था अकाल पड़ रहा था और खेती की जो पैदावार थी वो घटती जा रही थी। खेती की पैदावार भी नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा घटती जा रही थी बार बार, क्योंकि अकाल पड़ रहा था, इसलिए जो है ग्रामीण व्यवस्था संकट के दौर में आ गई थी, संकट से गुजर रही थी। ब्रिटिश अधिकारी ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो अब उनकी ये सोच थी कि ये जो है व्यापार में राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकते हैं जब कृषि में जो है निवेश को प्रोत्साहन जो है दिया जाएगा, यानी उसमें निवेश जो है हम बढ़ाएंगे तभी हम अपने जो है राज्य के राजस्व के संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। और ऐसा वो कहते हैं तभी संभव हो सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ये जो है अधिकार होगा, वो कहते हैं कि जब सबको संपत्ति का अधिकार जो है प्राप्त कर दिया जाएगा और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, और जितनी भी राजस्व की जो है मांग है उनकी दरों को स्थायी रूप से यानी तय कर दिया जाएगा। यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से तय कर देगी तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि यदि जो सरकार है वो राजस्व की मांग जो है स्थायी कर देती है, एक रूप से तय कर देती है कि इसे इतनी ही राजस्व वसूली करनी है, तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति कर सकेगी, यानी उसे सही ढंग से जो है राजस्व मिलेगा और जो उद्यमकर्ता हैं वहाँ के, उन्हें भी अपनी पूंजी निवेश करने में एक निश्चित लाभ की उम्मीद होगी। ठीक है। फिर और वो कहते हैं कि अधिकारों को यह भी आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। अब वो कहता है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो एक ऐसा वर्ग जो हमारे सामने आएगा, छोटे किसान और बड़े धनी जो किसान हैं, कि वो फिर कृषि में क्या करेंगे, सुधार करना शुरू कर देंगे और उनके पास जो है सुधार करने के लिए पूंजी भी होगी और साथ ही साथ उद्यम भी होगा। और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर वो ये क्या करेंगे, ये वर्ग कंपनी के प्रति वफादार हो जाएंगे या फिर वफादार बना रहेंगे। तो वो कहते हैं कि जब वो पालन पोषण और प्रोत्साहन जब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिलेगा तो वो सोचते हैं कि जो ये वर्ग हैं वो हमारे प्रति वफादार हो जाएंगे। अधिकारियों के सामने ये समस्या थी कि किन व्यक्तियों को चुना जाए जो कृषि के सुधार के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा कर सके। तो अब उनके सामने ये समस्या थी कि वो किन व्यक्तियों को चुने जो उनकी इन शर्तों पर खड़े उतरें और जो कृषि में सुधार के साथ साथ जो है राज्य को निर्धारित राजस्व भी अदा करें वक्त पे। तो जो है एक लंबे वाद विवाद के बाद कंपनी ने अधिकारियों और बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ बंगाल के राजा और ताल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लागू किया। ठीक है, काफ़ी लंबा वाद विवाद हुआ कंपनी के अधिकारियों के बीच और बंगाल के जो राजा हैं, यहाँ पर राजा से क्या तात्पर्य है, ज़मींदार। यहाँ पर जब राजा शब्द का यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि वो ज़मींदार की जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर वो ज़मींदार की बात कर रहे हैं। इन्हीं ज़मींदारों के रूप में वर्गीकृत जो है किया गया जिन्हें सदा के लिए कंपनी को एक निर्धारित राजस्व मांग अदा करनी थी। अब उन्होंने इन ज़मींदारों को जो है इन राजाओं को एक
जमींदारों के रूप में वर्गीकृत कर दिया, जिन्हें सदा के लिए अब वह कंपनी को राजस्व में निर्धारित राशि, जो निर्धारित राजस्व है, उन्हें वो मांग कंपनी को अदा करनी थी वक्त पर। इसके अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का सिर्फ एक राजस्व संग्राहक बन गया था। अब जमींदार के पास खुद की अपनी भूमि नहीं थी, वो भूस्वामी नहीं था, यानी वो जमीन का जो है स्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य यानी सरकार का राजस्व संग्राहक था। यहाँ पर जो राज्य का शब्द यूज़ हो रहा है बार बार, यहाँ पर वो सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी नहीं कंफ्यूज होना, ये सरकार की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जमींदारों के नीचे अनेक गांव आते थे। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जमींदारों के नीचे अनेक गांव होते थे। यहाँ पर जमींदारों के नीचे बताया जा रहा है कि अनेक गांव होते थे, और कभी कभी ये गांव जो है 400 तक होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा के रूप में आ जाते थे, यानी ये जो 400 गांव है ये एक राजस्व संपदा है, ठीक है। और कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी, और जो कंपनी है वो समस्त संपदा पर कुल मांग जो है निर्धारित करती थी, यानी कंपनी इन 400 गांवों पर अपनी एक मांग निर्धारित कर देगी। कि आप एक उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी ने कहा कि मुझे इन गांवों से जो है 50,000 मान लीजिए वसूलने हैं, तो वो इन पूरे 400 गांवों पे उसने ये लगाया है कि उन्हें इन 400 गांवों पे से 50,000 वसूलने हैं। उसने पूरे गाँव का ये जो है बताया। तो यानी 50,000 अगर हमने मान लिया है, तो कंपनी ने पूरा उन 400 गांवों पर जो है 50,000 तय कर दिया है और एक भू संपदा मानी है। अब क्या होगा, और जो ज़मींदार है यह निर्धारित करेगा कि उसे भिन्न भिन्न गांव से राजस्व कितनी कितनी मांग पर पूरी करना है, यानी उसे भिन्न भिन्न गाँवों से कितनी कितनी मांग पर जो है राजस्व इकट्ठा करना है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। और फिर ज़मींदार उन गांवों से निर्धारित राशि इकट्ठी करता है। ज़मींदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करे, और यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। तो वो क्या कहते हैं कि नियमित रूप से, यानी सही टाइम पर जो है ज़मींदार जो है राजस्व अदा कर दे कंपनी को, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो उसकी संपदा है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्व राशि के भुगतान में ज़मींदार क्यों चूक करते थे, यानी वो क्यों जो है राजस्व की भुगतान जो है नहीं कर पाते थे कंपनी को, ठीक है। कंपनी के अधिकारियों का सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित करने से ज़मींदारों में सुरक्षा का भाव जो है उत्पन्न हो जाएगा, और वे निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो राशि ज़मींदार किसानों से वसूल करते थे, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है उन्हें जो है मिलता था, और वो उससे जो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि वो के जो प्रतिफल है उससे प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए जो है प्रोत्साहित हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। परंतु इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में ज़मींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में क्या कर रहे थे, बराबर जो है कोताही कर रहे थे, और इसलिए राजस्व की बकाया रकमें जो है बढ़ती जा रही थी उनके ऊपर। अब ज़मींदारों की इस असफलता के क्या कारण थे, तो यहाँ पर कुछ कारण नीचे दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे कि उनके ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से वो जो है अपनी राशि का भुगतान जो है कंपनी को नहीं कर पा रहे थे। तो पहला कारण है प्रारंभिक मांगें जो थी बहुत ऊंची थी। कंपनी ने जो अपनी राजस्व की मांग कर रखी थी वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि किसान जो है उसे चुकाने में असमर्थ थे। और ऐसा कंपनी ने क्यों करा था, क्योंकि कंपनी का मानना था कि अगर आगे चलकर जो है वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है, खेती का विस्तार होता है, तो कंपनी को फिर जो है उसमें वृद्धि में जो हिस्सा है उसका दावा वो नहीं कर सकेगी। तो इसलिए उसने पहले ही जो है इतनी ज़्यादा मांग अपनी बढ़ा दी थी कि आप अगर सोचें, चलिए एक उदाहरण से देखते हैं कि अभी जो है मांग इतनी ऊंची नहीं है। अभी अगर देखें चले अनाज जो है कम दामों पे भी बिक रहा है, तो कंपनी ने अभी से इतने ऊंचा कर दिया है कि अगर आगे जाके अनाज के जो है दाम बढ़ जाते हैं तो कंपनी जो है उतना रखती है कि आगे चल के अगर बढ़ रहा है तो भी कंपनी का दावा उस पर है, और अभी भी कंपनी अपना दावा कर रही है राजस्व इकट्ठा करने में, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है प्रारंभिक मांगे जो है इतनी ज़्यादा ऊँची कर रखी थी। दूसरा कारण क्या है, हमने पहला देख लिया, अब हम दूसरा देखेंगे। यह ऊँची मांग
1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। और ये मांगे कब लागू की गई थी? जब कृषि की जो उपज की जो है कीमतें नीची थी और रैयतों के लिए, ज़मींदारों के लिए उनकी देय राशि चुकाना बहुत मुश्किल था। जब ज़मींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वह आगे कंपनी को भी नहीं दे पाता था। और वो कैसे अदा करता? क्योंकि आपने मांगे ही इतनी ऊंची जो है रख दी हैं। और किस दशक में करी हैं? 1790 के दशक में, जब कृषि की जो उपज की कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम जो है दामों पर कृषि की उपज की कीमतें जो हैं। और इस वजह से अगर किसान उसे नहीं चुका पा रहे ज़मींदार को, तो ज़मींदार आगे नहीं दे सकता कंपनी को भी। ठीक है, अब हम आगे और देख लेते हैं तीसरा क्या है। अब हम तीसरा देख लेते हैं कि वो तीसरे में क्या कहते हैं। तो तीसरा कारण है राजस्व असमानता। राजस्व क्या था? असमानता। फसल अच्छी हो या खराब हो, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अगर मान लें कि इस साल जो है फसल बहुत अच्छी हो गई है, तो भी राजस्व उतना है। और अगर अगली साल फसल खराब भी हो गई है किसी किसान की, तो भी वो राजस्व क्या कर रहे हैं? उतना ही रख रहे हैं। ठीक है, तब भी राजस्व का वो उतना ही रख रहे हैं। तो किसान कहाँ से वो राजस्व चुका पाएगा? इस साल तो उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई, तो वो इस वजह से राजस्व को नहीं चुका पाते थे। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण अब हम देख लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। अब चौथा कारण क्या है भाई? जमींदारों की जो शक्तियाँ हैं, इस बंदोबस्त ने, इस्तमरारी बंदोबस्त ने बहुत ज़्यादा क्या कर दी थी? प्रतिबंध से लगा दिए थे उसकी शक्तियों पर, और बहुत ज़्यादा सीमित कर दी थी उसकी शक्ति। बस क्या करता था ज़मींदार? राजस्व इकट्ठा करने में लगा हुआ था। जो रैयत थे, रैयत क्या मतलब क्या है? यहाँ पर किसान की बात की जा रही है। जब रैयत शब्द आए तो आप समझ जाना है कि यहाँ पर जो है किसान की बात की जा रही है। ठीक है, जो रैयत होते छोटे किसान होते, जो दूसरों की खेती पे काम करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। बड़े किसानों को हम बड़े किसान कहते हैं और ये छोटे किसान होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बस उनकी जो है प्रबंध से कर दिए थे और बड़ी सीमित जो है शक्तियाँ कर दी थी ज़मींदार की। कंपनी ज़मींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना भी चाहती थी। अब उन्होंने क्या महत्व तो दिया हुआ है कि वो एक संग्राहक के रूप में जो है राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, पर कैसा उन पर बड़ा नियंत्रण उन्होंने जो है अपना कर रखा और उनकी स्वायत्ता को भी सीमित कर दिया है। मतलब उनकी स्वायत्ता को भी सीमित कर दिया, उन पर अपना नियंत्रण लगा दिया है। तो इस तरीके से वो उन्हें महत्व दे रही है कंपनी। आगे देख लेते हैं। ज़मींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। अब उनकी और जो है उनकी पावर को जो है और ज़्यादा सीमित करने के लिए उनकी शक्ति को क्या करा? उनकी जो सैन्य टुकड़ियाँ होती थी ज़मींदारों के पास, उसे भी भंग कर दिया गया। जो सीमा शुल्क जो वो वसूल करते थे, उसे भी बंद कर दिया गया। और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टरों की देखरेख में रख दिया गया। और उनसे स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति को भी छीन लिया गया। जो अपने स्थान पर जो है एक स्थानीय न्याय करते थे। और आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि किस तरीके से ज़मींदार जो है स्थानीय न्याय करते थे और स्थानीय पुलिस की भी जो वो व्यवस्था करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है कंपनी ने उनसे छीन ली थी। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यकाल सत्ता के लिए वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया। और फिर क्या हुआ? जो समय के साथ साथ जो है एक कलेक्टर का जो है कार्यकाल भी आ गया, वैकल्पिक केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा उभरा और ज़मींदारों के अधिकारों को उसने क्या करा? पूरी तरह सीमित कर दिया। अब जो काम जो था ये सारा थोड़ा काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, थोड़ा नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्टर संभाल रहे थे। और जो ज़मींदार के अधिकार थे वो पूरी तरीके से बस सीमित हो गए थे। अब उसके अधिकार जो थे कहाँ तक रह गए थे? बस राजस्व इकट्ठा करने के समय ज़मींदारों का अधिकार जो था रह गया था। और राजस्व इकट्ठा करने के समय ज़मींदारों का एक अधिकारी, जिसे अमला कहा जाता था, वो गांव में आता था। तो ज़मींदार खुद नहीं जाते थे राजस्व इकट्ठा करने, उनका एक अधिकारी जो था, अमला जिसे कहते थे, वो गांव में जाता था किसानों से राजस्व इकट्ठा करने के लिए। राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी, यानी वर्ष में संग्रहण होता था उसका, और एक ये परिवार्षिक समस्या बन गया था क्योंकि कभी कभी खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको एक कारण बताया था
तो जो यही एक तीसरा कारण था कि बहुत ज़्यादा आसमान था और कभी कभार जो ख़राब फसलें हो जाती थी तो उनका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता था किसानों के लिए, अपनी राशि का भुगतान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। और कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर ऐसा करते थे। अब जो रैयत थे कभी कभार जानबूझकर ऐसा करते थे। अब वो ऐसे क्यों करते थे? क्योंकि धनवान रैयत यानी बड़े जो है किसानों की बात करिए जिनके पास पैसा है, और गांव के मुखिया क्या करते थे? ज़मींदारों को परेशान देखकर खुश होते थे। उन्हें खुशी होती थी जब ज़मींदार परेशान होते थे। अगर वो अपना कर नहीं दे रहे हैं, ज़मींदारों को अपनी राशि नहीं दे रहे हैं, तो ज़मींदार आगे तक उसे नहीं पहुंचा पाएगा कंपनी तक। तो वो फिर कंपनी तक अगर नहीं पहुंचा पाएगा तो उसकी जो है भू संपदाएं नीलाम कर दी जाएंगी, तो वो परेशान हो जाएगा। तो ऐसा जो है धनवान रैयत और मुखिया उसको देखकर बहुत खुश होते थे, जिन्हें जोतदार और मंडल भी कहा जाता था। अब यहाँ पर जो है धनवान जो रैयत होते थे उन्हें जोतदार और मुखिया को मंडल भी कभी कभार कहा जाता था। और ज़मींदार आसानी से इन पर अपनी ताकत का जो है इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। ठीक है, और ज़मींदार जो है इन पर अपनी ताकतों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि कंपनी ने उसे बहुत सीमित ताकतें दे दी थी। ज़मींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था। बाकीदारों से इनका तात्पर्य इन्हीं पर है, रैयतों पर। रैयत और किसान जो है इनकी बात की जा रही है कि मुकदमा तो चला सकता था लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। ठीक है, मुकदमा अगर चलाना था उस टाइम पे तो प्रक्रिया बहुत लंबी थी, ज़मींदार इसलिए ऐसा भी नहीं करते थे। और 1798 में अकेले बर्दवान ज़िले में, यहाँ पर ये बर्दवान होगा, मिसप्रिंट हो गया, बर्दवान ज़िले में राजस्व भुगतान, यहाँ पर ये भुगतान होगा। तो जो राजस्व भुगतान के बकाया जो यहाँ पर इसको काट देते हैं, बकाया जो केस सामने आए थे वो 30,000 से अधिक वाद थे। ठीक है ना, 30,000 से अधिक वाद जो हमें देखने को मिलते हैं 1798 में। ठीक है ना, यहाँ पर 1798 की बात हो रही है कि अकेले जो है बर्दवान ज़िले में इतने ज़्यादा जो है वाद सामने आए थे जिसमें किसान अपना कर नहीं चुका पाए थे ज़मींदारों को, और ज़मींदार जो है अपने पैसे कंपनी को नहीं दे पाए थे इस वजह से। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें और सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आते रहें।